घर में खुशियों का माहौल होता है। छोटी बहू दिव्या का बेबी शावर चल रहा होता है। पूरे घर में रंग बिरंगी सजावट होती है, ढोलक बज रही है और आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार गाना गा रहे होते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच एक कोना ऐसा भी होता है जहाँ सन्नाटा होता है। वहाँ शिल्पा चुपचाप खड़ी होती है। देखो ना, अब तो छोटी बहू को भी बच्चा होने वाला है और नेहा के भी बच्चा है, बस ये शिल्पा ही रह गई है। हाँ बहन, ना शक्ल ना सूरत से खास है और ना ही घर को वारिस दे पाई। अरे बहन जी, क्या बताऊं, इसकी दादी के चक्कर में मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई। ना मेरा वंश आगे बढ़ रहा है, ना मेरा बेटा खुश है। सही कह रही हो आंटी जी, ऊपर से इसके घर वालों ने ढंग का दहेज भी नहीं दिया। बड़ी मनहूस है ये तो। शिल्पा ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर मजबूरी की चुप्पी होती है। दूसरी तरफ दिव्या की मम्मी उसके पास खड़ी होती है। दिव्या, तेरी सास कैसी है? देख तो उस बेचारी का साथ देने की बजाय उसकी बुराई कर रही है। मम्मी, इनका तो बस पूछो मत, हर वक्त दीदी को ताने देती रहती है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तभी नेहा शिल्पा को अकेले खड़ा देखती है और उसके पास जाती है। दीदी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? चलो ना, दिव्या के साथ फोटो खिंचवाते हैं। नहीं नेहा, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। तभी दिव्या भी आ जाती है और दोनों देवरानियां शिल्पा का हाथ पकड़ लेती हैं। दीदी, आप हमारे होते हुए फोटो कैसे नहीं खिंचवाओगी? चलिए। दोनों उसे प्यार से बीच में खड़ा कर देते हैं और तीनों साथ में फोटो खिंचवाते हैं। फिर नेहा और दिव्या झुककर शिल्पा के पैर छूते हुए फोटो खिंचवाती है। पता नहीं क्यों ये दोनों हर वक्त इसकी इतनी सेवा करती रहती। असली जेठानी का सुख तो ये ले रही है। अगले दिन मुकुल और शिल्पा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शिल्पा के चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे, जबकि मुकुल बेचैन होकर इधर उधर देख रहा होता है। देखिए, इलाज सही दिशा में चल रहा है, लेकिन अभी कम से कम 1 से 1.5 साल और लगेगा। जब तक इलाज पूरा नहीं होगा, शिल्पा बच्चा कंसीव नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही शिल्पा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। क्या मतलब है इसका? पिछले 2 साल से यही सुन रहा हूं मैं। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? आपको पेशेंस रखना होगा। मुकुल बिना कुछ बोले उठकर वहां से बाहर निकल जाता है। शिल्पा अपनी किस्मत को कोसती रह जाती है। दोनों मुकुल और शिल्पा अस्पताल से घर लौटते हैं। शिल्पा के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही होती है। क्या हुआ बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहेगा मम्मी, फिर वही बात। अभी 1-1.5 साल और इलाज चलेगा। पिछले 2 साल से यही सुन रहा हूं मैं। अरे बेटा, क्या कहूँ, ये कलमुही किसी काम की नहीं है। शिल्पा ये सुनते ही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सारी बातें नेहा और दिव्या सुन लेती है। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है। मम्मी जी, आप हर वक्त दीदी को कोसना बंद करो। इतने ताने देने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान आपके तानों से ही मर जाएगा। उनके जीवन में वैसे ही इतनी मुश्किलें हैं, उन्हें समझाने की बजाय आप हर वक्त उन्हें ही गलत ठहराती रहती हैं। तुम दोनों इसकी तरफदारी करना बंद करो, हर वक्त उसकी चमची बनी रहती हो। नेहा और दिव्या एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती हैं। दोनों देवरानियां शिल्पा के कमरे में पहुंचती हैं। शिल्पा बिस्तर पर बैठी रो रही होती है। रात को शिल्पा अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही होती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और दिल में भरा दर्द अब शब्दों में निकलने लगता है। नेहा और दिव्या उसके पास बैठी होती हैं। मेरी क्या गलती है? तुम दोनों के भी बच्चे हो गए, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी ना कराए। इलाज चल रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं ना। मम्मी जी का व्यवहार तुम दोनों के साथ कितना अलग है और मेरे साथ कितना अलग। ये सब बातें मुझे बहुत दुख पहुंचाती है। तो क्या हुआ दीदी, हम भी कौन सा मम्मी जी से ज्यादा प्यार करते? हम तो आपसे ही प्यार करते हैं। शिल्पा की आंखों में पहली बार थोड़ी सी राहत दिखती है, लेकिन नीचे घर में कुछ और ही चल रहा होता है। नीचे हॉल में कमला, मोहन, मुकुल और प्रियंका बैठे होते हैं। माहौल गंभीर और साजिश भरा होता है। बेटा, मैं तो सोच रही हूँ, जब ना इसके बच्चा हो रहा है, ना शक्ल सूरत से अच्छी है, और वैसे भी तेरी दादी ने अपनी जिद में शादी करवाई थी, तो इससे अच्छा है हम इसका काम ही तमाम कर देते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कमला? मैं आस पड़ोस में मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। अरे सीधे सीधे थोड़ी मारेंगे, ऐसे हालात बनाएंगे ये कि खुद ही खुदकुशी। हाँ मम्मी, मुझे इससे छुटकारा दिलवा दो। जब तक ये मेरी जिंदगी में है, मैं खुश नहीं रह सकता। वैसे भी ना अपने घर से कुछ लाई है और ऊपर से हमारे घर पर बोझ बनकर बैठी है। चारों के चेहरे पर एक खतरनाक साजिश झलक रही होती है। घर में 3 बहू के साथ इतना अलग अलग व्यवहार, और ये शादी कैसे ऐसे हो गई जिसमें ना सास की मर्जी, ना ससुर की मर्जी, और ना ही बेटे की खुशी होती है। आइए जानते हैं पहले क्या हुआ था। कई साल पहले जब मुकुल सिर्फ 25 साल का होता है, घर में दादी जिंदा होती है और उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। तब मुझे अपने बड़े पोते की शादी देखकर ही मरना है और इसका रिश्ता तो मैंने कोख में ही तय कर दिया था, तो शादी उसी लड़की से होगी। मेरा बेटा IIT करके आया है और आप उसकी शादी एक गंवार गरीब लड़की से करवा रही हैं। प्लीज कमला, मान जाओ, नहीं तो माँ की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाकी 2 बेटों की शादी तुम अपनी मर्जी से कर लेना। मुकुल के चेहरे पर अब भी नाराजगी साफ झलकती है। मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये शादी होकर रहेगी। मजबूरी में मुकुल की शादी शिल्पा से हो जाती है। शादी के शुरुआती दिनों में ही मुकुल शिल्पा को बिल्कुल भाव नहीं देता। उसकी सूरत और गरीब परिवार को लेकर उसे हमेशा नीचा दिखाता है। कुछ समय बाद ही दादी का देहांत हो जाता है और शिल्पा का जीना और मुश्किल बन जाता है। अगली सुबह घर में सब अपने अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन कमला और प्रियंका की नजरें कुछ और ही प्लान कर रही होती हैं। आज मौका सही है। हाँ मम्मी, अगर आज ये गिर गई ना तो काम आसान हो जाएगा। दोनों चुपके से सीढ़ियों के पास जाती हैं और तेल की बोतल खोलकर पूरी सीढ़ियों पर तेल फैला देती हैं।
सही है, अगर ये मर जाएगी तो घर में शांति आ जाएगी। वैसे भी ना अपने घर से कुछ लाई है और ऊपर से फ्री की रोटी खा रही है। हाँ, और जो दो उसकी चमची है वो तो अच्छे घर से आई है, दहेज भी कितना लेकर आई है। दोनों पूरी सीढ़ियों पर तेल फैला देती हैं और वहां से हट जाती हैं। ऊपर कमरे में शिल्पा, नेहा और दिव्या को इस साजिश की भनक तक नहीं होती, लेकिन आने वाला वक्त एक बड़ा हादसा लेकर आने वाला होता है। कुछ देर बाद शिल्पा ऊपर कमरे से नीचे उतर रही होती है। उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा होता है। जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखती है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है। एक तेज चीख की आवाज आती है। वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है। उसके सिर पर जोरदार चोट लगती है और खून बहने लगता है। आवाज सुनते ही नेहा और दिव्या दौड़ते हुए आती हैं, एक गार्डन की तरफ से, दूसरी रसोई से। दीदी, ये क्या हुआ आपको? आप इतनी जोर से कैसे गिर गई? शिल्पा दर्द से कराह रही होती है। उसके सिर से लगातार खून निकल रहा होता है। दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में पूरा परिवार बैठा होता है, लेकिन किसी के चेहरे पर चिंता की एक झलक तक नहीं होती। जल्दी चलो, दीदी को अस्पताल लेकर जाना है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। कम से कम आप तो हमारी मदद कर देते। आयुष आगे बढ़ता है मदद करने के लिए, लेकिन तभी कमला उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखा देती है। अरे, मेरी आज 10 बजे से मीटिंग थी, मैं तो भूल ही गया है। सॉरी, मैं चलता हूँ। सही है, इसका काम यहीं खत्म हो जाए। भगवान ने इसके साथ वही किया जो ये हमारे साथ कर रही थी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। शिल्पा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। नेहा और दिव्या किसी तरह शिल्पा को संभालती हैं और उसे अस्पताल लेकर जाती हैं। अस्पताल में डॉक्टर उसके सिर पर पट्टी करते हैं। काफी गहरी चोट है, ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ देर बाद दोनों उसे घर वापस लेकर आती हैं। आप लोग कैसे परिवार वाले हो? अपने ही घर की बहू को मारने पर तुले हो। इतनी चोट लगी, सीढ़ियों से गिर गई और आप लोगों ने एक बार भी मदद नहीं की। पूरा परिवार चुप बैठा रहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को घर में सन्नाटा होता है। दिव्या पानी लेने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाती है। जैसे वो सीढ़ियों पर कदम रखती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये इतना चिकना क्यों लग रहा है? वो हाथ लगाकर देखती है। अरे, ये तो तेल है। मतलब दीदी खुद नहीं गिरी, ये सब साजिश थी। कितने नीचे गिर सकते हैं ये लोग। उसी रात शिल्पा का पति मुकुल गुस्से में ऑफिस से लौटता है। आप आ गए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वो धीरे धीरे उठकर जाती है और उसके लिए खाना लगाकर लाती है। खाना खा लीजिए। अचानक मुकुल गुस्से में खड़ा होता है और प्लेट जमीन पर फेंक देता है। तुझे कुछ नहीं होता, तूने मेरे घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तेरी शक्ल देख देखकर मुझे नफरत होती है। शिल्पा रोने लगती है। मुकुल उसका मुंह जोर से दबा देता है। चुप हो जा वरना बहुत पीटूंगा। शिल्पा उसे धक्का देती है। हटो यहाँ से। बीवी पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, कमजोरी होती है। गुस्से में मुकुल उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। शिल्पा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। ये कैसा परिवार है? ये ससुराल नहीं, नरक है। तेरी जैसी औरत आएगी तो घर नरक ही बनेगा। शिल्पा पूरी रात रोती रहती है। हर शब्द उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। अगली सुबह शिल्पा के चेहरे पर थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा होता है। दीदी, आपके चेहरे पर ये क्या है? रात को कुछ हुआ था क्या? दिव्या की आंखों में गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है भैया ने दीदी पर हाथ उठाया है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों इतना मत सोचो। मुझे पता है तुम मेरी चिंता करती हो, लेकिन अपने रिश्तों पर भी ध्यान दो। नेहा और दिव्या एक दूसरे को देखती हैं। उनके मन में अब शक नहीं, यकीन हो चुका होता है कि शिल्पा के साथ बहुत गलत हो रहा है। रात को घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन 2 कमरों में अलग अलग तूफान चल रहे होते हैं। कमरे में नेहा अपने पति के सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ झलक रहा होता है। आप दीदी की मदद क्यों नहीं करते? आपको नहीं लगता उनके साथ गलत हो रहा है? देखो नेहा, बात इतनी सीधी नहीं है। सीधी ही है। आपको उनके लिए खड़ा होना चाहिए। आप उनके देवर हो। यार तुम भी समझो, ये शादी भैया की बिना पसंद की हुई थी। दादी ने बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। उनके मन में गुस्सा है। तो क्या इसीलिए किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना सही है? हर इंसान अपनी लाइफ में अपनी पसंद की लड़की चाहता है। भैया को वो नहीं मिली। नेहा चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर असहमति साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ दिव्या भी अपने पति से बात कर रही होती है। अगर कल को हमारी भी बच्चा नहीं हुआ तो आप भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे? क्या बात कर रही हो तुम? क्या आप भी मुझ पर हाथ उठाओगे और मम्मी पापा भी मुझे ऐसे ही ताने देंगे? यार ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम उनके चक्कर में हमारे रिश्ते में दरार क्यों ला रही हो? अगर लड़ाई करनी है तो किसी ढंग के टॉपिक पर करो। दूसरों की लड़ाई हमारे बीच में मत लाओ। दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। अगली सुबह रसोई में कमला देवी खड़ी होती है। उनके चेहरे पर अजीब सी चालाकी भरी मुस्कान थी। वो एक प्लेट में खाना परोस रही होती हैं और उसमें कुछ सफेद पाउडर मिला रही होती हैं। बाहर से दिव्या गुजर रही होती है। अरे, आज मम्मी जी खुद खाना बना रही है, कुछ तो गड़बड़ है। वो चुपके से देखती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो कुछ मिला रही है खाने में।
कमला प्लेट लेकर सीधे शिल्पा के पास जाती है। ये ले शिल्पा, खाना खा ले। शिल्पा हैरान होती है क्योंकि पहली बार कमला उसे इतने प्यार से खाना दे रही होती है। जी मम्मी जी। वो खाना खाने के लिए टुकड़ा तोड़ती है, तभी दिव्या दौड़ते हुए आती है। दीदी रुक जाओ, ये खाना मत खाओ। वो झटके से प्लेट नीचे गिरा देती है और शिल्पा के हाथ से टुकड़ा छीनकर फेंक देती है। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? दीदी इसमें जहर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मम्मी जी इसमें कुछ मिला रही थी। हाँ दीदी, दिव्या सच कह रही है। हाय राम, देख ले शिल्पा, मैं तेरे लिए बदलना चाह रही थी और ये दोनों मुझे बदलने ही नहीं दे रही। मैं तेरे लिए इतना प्यार से खाना लाई थी और इन्होंने उसे फेंक दिया। कमला के मन में कंफ्यूजन और गुस्सा भर जाता है। तुम दोनों हर वक्त मेरी ढाल बनने की कोशिश मत किया करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों ही चाहती हो कि मैं इस घर से निकल जाऊं या मर जाऊं? ये सुनकर नेहा और दिव्या दोनों के चेहरे पर गहरा झटका लगता है। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम तो आपको अपनी बड़ी बहन मानते हैं, हम हर वक्त आपका साथ देते हैं और आप हम पर ही शक कर रही हो। देख ले शिल्पा, मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं तेरे लिए अच्छा करना चाहती थी। शिल्पा का दिल उलझन में फंस जाता है। एक तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ झूठ का जाल, और उसी जाल में तीनों औरतों के बीच एक गलत फहमी की दीवार खड़ी हो जाती है। अगले दिन पूरा परिवार मॉल जाने के लिए घर से निकलता है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए सड़क पार करने के लिए एक तरफ खड़े होते हैं। ट्रैफिक तेज होता है, गाड़ियां तेजी से आ जा रही होती हैं। तभी दूर से एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अचानक प्रियंका धीरे से शिल्पा के पीछे खिसकती है और एक झटके में उसे आगे धक्का दे देती है। हाँ। शिल्पा सीधे सड़क के बीच में गिरने ही वाली होती है। तभी नेहा और दिव्या दौड़ते हुए उसकी तरफ भागती हैं। दीदी संभालो। दोनों मिलकर शिल्पा को खींचकर सड़क के दूसरी तरफ ले जाती हैं। ट्रक तेज हॉर्न बजाते हुए उनके पास से निकल जाता है। तीनों कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ी रहती हैं, तेज सांसें लेती हुई। तुम दोनों ने तो आज मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं आज मर ही जाती। दीदी आपका पैर गलती से आगे नहीं गया था, आपके पीछे से प्रियंका ने आपको धक्का दिया था। क्या प्रियंका ने मुझे धक्का दिया? हाँ दीदी, हमें पता है आपको हम पर विश्वास नहीं था, लेकिन ये लोग आपके खिलाफ है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शिल्पा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे पता है ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उस दिन मुझे लगा था कि मम्मी जी बदल रही हैं। नहीं दीदी, वो सब हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने की साजिश थी। अगले दिन शिल्पा बहुत उदास बैठी थी। नेहा और दिव्या उसे बाहर मार्केट ले जाती हैं। दीदी आज कोई टेंशन नहीं, बस शॉपिंग, और आज आप जो कहोगी वही होगा। तीनों साथ में कपड़े खरीदती हैं, हंसती हैं और फिर बाहर बैठकर फास्ट फूड खाती हैं। तुम दोनों मेरी बहनें जैसी हो और आप भी हमारी बड़ी बहन हो। अगले दिन तीनों साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती हैं। तभी कमला देवी गुस्से में वहां पर आती हैं। जो बहू इस घर को बसा नहीं सकती, उसे खाना खाने का भी कोई हक नहीं है। वो शिल्पा की प्लेट उठाकर दूर फेंक देती है। तू खाना मत खा, भूखी ही रह। शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नेहा और दिव्या अपनी अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ा देती हैं। दीदी आप हमारे साथ खाना खा लो, जब तक हम हैं आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगले दिन नेहा अपने मायके जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अकेले में दिव्या से बात करती है। मैं 1 हफ्ते के लिए मायके जा रही हूँ, लेकिन तुझे दीदी का पूरा ध्यान रखना है, और ध्यान रखना ये लोग दीदी के साथ कुछ उल्टा सीधा ना करे। तू जानती है ना ये कैसे लोग हैं। जैसे ही कुछ हो मुझे तुरंत फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। हाँ दीदी आप टेंशन मत लो, मैं शिल्पा दीदी का पूरा ध्यान रखूंगी। नेहा के जाने के बाद अब दिव्या अकेली खड़ी होती है, शिल्पा की ढाल बनकर। अगले दिन सुबह को घर का माहौल ऊपर से शांत दिख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। दिव्या और आयुष अपने कमरे में होते हैं। दिव्या चलो आज तो मैं शॉपिंग करा कर लाता हूँ। अरे वाह, आज आपको मुझ पर इतना प्यार कैसे आ रहा है? अरे कभी कभी तो मौका दे दिया करो, चलो तैयार हो जाओ। दिव्या खुश होकर तैयार होती है और अपने पति के साथ मॉल जाती है। मॉल में दोनों साथ घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं और फिर आइसक्रीम खाते हैं। आज तो बहुत मजा आ गया। अरे बस तुम खुश रहो। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा घर में अकेली होती है। शिल्पा नीचे रसोई में पानी लेने आती है और गिलास लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। आज तो तेरी दोनों चमची घर पर नहीं है, आज कैसे बचेगी तू हमसे? शिल्पा थोड़ा घबरा जाती है। मम्मी जी आप क्या बात कर रही हैं? बचने की क्या जरूरत है, ये मेरा घर भी तो है। ये तेरा घर नहीं है। तेरा घर तब होता जब तू इस घर को संतान देती। इतनी बदसूरत बहू इस घर की कभी नहीं हो सकती। राघव चुप बैठा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है। अचानक प्रियंका और राघव उठते हैं। दोनों शिल्पा के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और उसे घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आज तुझे असली सजा मिलेगी। वे उसे सबसे ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं। कमरे के अंदर पहले से ही दम घुटने वाली गैस भरी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे पूरा कमरा धुएं जैसा लग रहा होता है। मुझे अंदर मत बंद करो,
मुझे बहुत डर लगता है बंद कमरे में। डर तो तुझे लगता ही है, लेकिन असली मजा तो अब आएगा। दोनों उसे कमरे के अंदर धक्का देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं। शिल्पा अंदर दरवाजा पीटने लगती है। कोई है, दरवाजा खोलो। धीरे धीरे गैस पूरे कमरे में फैल जाती है। शिल्पा का दम घुटने लगता है, उसकी आंखों से पानी बहने लगता है, उसे चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है बेहोश होकर। शाम को दिव्या अपने पति के साथ घर लौटती है। दीदी आप कहाँ हो? वो पूरे घर में ढूंढती है लेकिन शिल्पा कहीं नहीं मिलती। मम्मी जी दीदी कहाँ है? वो अपने मायके चली गई, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिव्या को बात पर शक होता है। दीदी बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। दिव्या ऊपर वाले कमरे की तरफ जाती है। ऊपर वाले कमरे की चाबी कहाँ है? मुझे दीदी से बात करनी है। वहाँ कोई नहीं है। दिव्या दोबारा ऊपर जाती है। जैसे ही वो पास पहुंचती है उसे अजीब सी बदबू आती है। ये तो दम घुटने वाली गैस की बदबू है। उसके मन में शक और बढ़ जाता है। वो जल्दी से छत पर रखी लोहे की रॉड उठाती है और दरवाजे का ताला तोड़ने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में ताला टूट जाता है। दरवाजा खुलते ही दीदी अंदर शिल्पा बेहोश पड़ी होती है। दिव्या प्रेगनेंसी की हालत में बिना अपने बारे में सोचे उसे तुरंत सहारा देकर बाहर निकालती है और उसके कमरे में लिटा देती है। फिर वो डॉक्टर को फोन करती है। कुछ देर बाद, देखिए इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी हालत काफी गंभीर है। ये पहले से ही बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है और ऐसी अगर हानिकारक गैस इनके शरीर में जाएगी तो और मुश्किल हो जाएगा। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। दिव्या की आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा और हिम्मत दिखाई दे रही होती है। कुछ दिनों बाद नेहा अपने मायके से वापस ससुराल लौट आती है और घर में कदम रखते ही दिव्या नेहा को सारी घटना विस्तार से बताती है। गैस वाला कमरा, सब कुछ। ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं? दोनों शिल्पा के पास जाती हैं और दरवाजा बंद करके उससे अकेले में बात करती हैं। दीदी जब आपके साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, वो आपकी मदद करेंगे। नहीं नेहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दीदी, हमारे गांव में आज तक किसी लड़की का तलाक नहीं हुआ। अगर पुलिस आ गई ना तो ये लोग मिलकर मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा देंगे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। और अगर सच सामने भी आ गया और मेरा तलाक हो गया तो मेरे माँ बाप की बहुत बदनामी होगी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सके। मैं नहीं चाहती कि पूरे गांव में लोग उनका मजाक उड़ाएं। नेहा और दिव्या एक दूसरे को देखती हैं लाचार होकर। वो लोग ये सब सह नहीं पाएंगे और मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। नेहा और दिव्या समझ जाती हैं कि शिल्पा के बिना साथ दिए वो कुछ बड़ा कदम नहीं उठा सकती, लेकिन उनका दिल ये भी नहीं मान रहा था कि वो उसे ऐसे ही सहने दे। दीदी इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये सब दर्द सहती रहो। शायद यही मेरी किस्मत है। अगले दिन तीनों भाई अपने ऑफिस की पार्टी में जाते हैं। एक बड़े होटल में डिनर पार्टी होती है। सभी लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। चारों तरफ स्मार्ट, स्टाइलिश और मॉडर्न महिलाएं होती हैं। वहीं शिल्पा साधारण साड़ी में सिर पर पल्लू लिए खड़ी होती है, बिल्कुल गांव की सादगी में। तभी एक फीमेल कलीग शिल्पा को देखकर हंस पड़ती है। अरे बहन जी, ये कौन है? किसकी वाइफ है जो ऐसे गंवार की तरह घूम रही है? नेहा और दिव्या ये सुन लेती हैं और तुरंत आगे बढ़ती हैं। एक्सक्यूज मी मैम, शी इज आवर सिस्टर इन लॉ। आपको कोई दिक्कत है इनसे? सामने वाली लड़की थोड़ी घबरा जाती है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस क्या, हम फैंसी और स्टाइलिश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो अपने कल्चर को फॉलो करता है वो गंवार है। हमारा देश गांव से जुड़ा हुआ है और हमें उस पर गर्व है। कलीग की बोलती बंद हो जाती है। आसपास खड़े लोग भी चुप हो जाते हैं। शिल्पा ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं गर्व के होते हैं। ये दोनों मेरी ढाल हैं। जितने भी लोग मेरी बुराई करने की कोशिश करते हैं, नेहा और दिव्या हर बार उनका मुंह बंद कर देती हैं। अगले दिन घर के एक कमरे में पूरा परिवार इकट्ठा बैठा होता है। दरवाजा बंद है और अंदर एक खुफिया मीटिंग चल रही है। माहौल बेहद खतरनाक और साजिशों भरा होता है। ये दोनों रोज रोज इससे बचा लेती। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम सही कह रही हो, इसका खेल खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इतनी सफाई से कि किसी को शक भी ना हो। तो करना क्या है ये भी बताओ। अगली सुबह शिल्पा अपनी साड़ी बेड पर निकाल कर रखती है और नहाने चली जाती है। तभी राघव चुपके से कमरे में आता है, साड़ी उठाता है और धीरे से अपनी माँ के पास ले जाता है। मम्मी, यही मौका है। कमला साड़ी को मिट्टी के तेल में भिगो देती है और उसे फिर बाहर धूप में सुखाने डाल देती है। कुछ देर बाद राघव वही साड़ी वापस लाकर बेड पर रख देता है। अब देखता हूं तो कैसे बचती है। शिल्पा नहाकर बाहर आती है और वही साड़ी पहन लेती है। अजीब सी बदबू आ रही है। आज पूरे घर में मिट्टी के तेल की स्मेल क्यों है? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये बदबू उसी की साड़ी से आ रही है। शिल्पा नीचे हॉल में आती है। आज हम तुझसे छुटकारा पाकर ही रहेंगे। तूने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अगर दादी ने रिश्ता तय न किया होता तो तू हमें एक आंख नहीं भाती। आज तू खुद को नहीं बचा पाएगी और तेरी वो दोनों चमची भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तभी नेहा और दिव्या दौड़ते हुए वहां पहुंचती हैं। आप क्या कर रही हैं? हमारी दीदी के साथ कुछ मत कीजिए।
अगर आपने दीदी को कुछ भी किया तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, देखती हूँ तुम दोनों क्या कर लोगी। कमला माचिस की तीली निकालती और जलाने की कोशिश करती है। नेहा और दिव्या के पति भी डर जाते हैं। तुम दोनों यहाँ से हट जाओ, अपनी जान खतरे में मत डालो। अगर अपनी जान प्यारी है तो दूर हट जाओ और हमारे साथ आ जाओ, इसे वहीं मरने दो। तभी दिव्या तेजी से रसोई की तरफ भागती है और एक लाइटर लेकर वापस आती है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो हम में भी है। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये इस घर को संतान नहीं दे पाई, किसी काम की नहीं है, ये इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप दीदी को जला सकते हैं? और आप जितने चालाक खुद को समझते हो, हम आपसे 2 कदम आगे हैं। हमने पहले पूरे घर में मिट्टी का तेल डाल दिया है। अगर मैंने एक चिंगारी जला दी ना तो आप सब 1 सेकंड में राख हो जाओगे। हमें ये बस डराने की कोशिश करनी है, आप इनकी बात मत सुनो। और वैसे भी अगर इसे इतना ही बचाना है तो इन दोनों का भी किस्सा खत्म कर दो। पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। एक तरफ साजिश, दूसरी तरफ हिम्मत। शिल्पा बीच में खड़ी होती है। उनकी आंखों में डर और दर्द होता है। फैसला होने वाला है कि सच जीतेगा या साजिश। कमला जैसी माचिस की तीली जलाने के लिए हाथ बढ़ाती है, माहौल एकदम खामोश हो जाता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन उससे पहले ही दिव्या तेजी से आगे बढ़ती है और ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर लाइटर से आग लगा देती है। अब देखिए, अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो पूरा घर जलाकर दिखा देती हूँ। टेबल पर लगी आग धीरे धीरे भड़कने लगती है। लपटें ऊपर उठती हैं। हमने पूरे घर में मिट्टी का तेल डाला है, एक चिंगारी पूरे घर को राख बना देगी। अचानक एक छोटी सी चिंगारी उछलकर कमला के पास गिरती है। ये सब क्या है? तुम लोगों ने ये सब कब किया? पिछली रात जब परिवार कमरे में मीटिंग कर रहा था, नेहा और दिव्या कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही होती हैं। अच्छा, तो ये प्लान है इनका। अगर ये दीदी के साथ ऐसा करेंगे तो हमें इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें पहले पूरे घर में मिट्टी का तेल डालना होगा ताकि हम अपना बचाव कर सकें। दोनों चुपचाप पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क देती हैं। आग अब धीरे धीरे फैलने लगती है। धुआं पूरे घर में फैलने लगता है। बचाओ, बचाओ! बचाओ! इस अफरा तफरी में नेहा और दिव्या तुरंत शिल्पा का हाथ पकड़ती हैं। दीदी चलो यहाँ से, जल्दी। दोनों उसे सहारा देकर घर से बाहर निकलती हैं और तीनों बिना पीछे देखे दौड़ पड़ती हैं। तीनों हांफती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। उनके चेहरे पर पसीना और डर साफ नजर आता है। सर, हमारे ससुराल वाले हमारी दीदी को बहुत परेशान करते हैं। इन्हें मारने की साजिश कई बार की है और आज तो घर में आग लगाकर खत्म करने की कोशिश की। हम इन्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अगर कोई औरत बच्चा नहीं कर सकती तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे जीने का अधिकार नहीं है। मैडम पहले आप बैठिए, पानी पीजिए। आप तीनों बहुत मुश्किल में लग रही हैं, आराम से सारी बात बताइए। तीनों पुलिस की गाड़ी में बैठती हैं और पुलिस उनके साथ ससुराल की तरफ रवाना होती है। उधर घर के बाहर भीड़ लग चुकी होती है। पड़ोसी और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। घर के अंदर हल्की हल्की आग और धुआं होता है। लोग एक एक करके परिवार वालों को बाहर निकाल रहे होते हैं। हमारी बहू ने हमें मारने की कोशिश की, देखो कैसे पूरे घर में आग लगा दी। हम तो बर्बाद हो गए। मोहन के सिर से खून निकल रहा होता है। देखो मेरा सिर भी फोड़ दिया। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे पता नहीं कैसी बहू है आजकल की। हर घर में कलेश करने वाली औरत अब आ ही जाती है, ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और माहौल एकदम शांत हो जाता है। पुलिस के सामने भी ससुराल वाले खुद को मासूम साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। सर, इन तीनों ने हमें मारने की कोशिश की है। इन्होंने घर में आग लगाई और मेरे मम्मी पापा पर भी हाथ उठाया। हाँ साहब, हम तो सीधे साधे लोग हैं, ये बहुएं ही हमें खत्म करना चाहती हैं। हमने तो इन्हें बेटी की तरह रखा, लेकिन इन्होंने हमें ही धोखा दिया। तभी नेहा और दिव्या आगे बढ़ती हैं। सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास सबूत है। दोनों पुलिस को अपने फोन में रिकॉर्डिंग दिखाती हैं। कमला का खाने में कुछ मिलाना, सीढ़ियों पर तेल गिराना। सर, आप प्रूफ पर विश्वास करोगे या इनकी झूठी बातों पर? पुलिस अधिकारी का चेहरा सख्त हो जाता है। आप सही कह रही हो, ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। औरतों पर अत्याचार करना बहुत बड़ा जुर्म है। पुलिस तुरंत कमला, मोहन, प्रियंका और मुकुल को हथकड़ी पहना देती है। उसी समय नेहा और दिव्या के पति भी आगे आते हैं और पुलिस उन्हें भी पकड़ लेती है। नेहा और दिव्या अपने पतियों को देखकर रोने लगती हैं। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हम भी जा रहे हैं? हमने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो तुम हमें इतनी बड़ी सजा दे रही हो? हमने आपसे कितनी बार कहा था कि हमारी मदद करो, लेकिन आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। जुर्म को नजरअंदाज करने वाला भी दोषी होता है। पुलिस सबको लेकर चली जाती है। नेहा और दिव्या के दिल पर अपने पतियों को जाते देखकर भारी बोझ होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सही का साथ दिया। बाहर खड़ी औरतें अब भी बातें बना रही होती हैं। अरे कल मोही,
तो ये है, जब घर को संतान नहीं दे सकती तो ससुराल वाले ऐसे ही करेंगे। आंटी, अगर आपके साथ ऐसा होता, कोई आपको मारने की कोशिश करता, तो क्या आपको ये सही लगता? औरतों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसी औरत जब घर में आती है तभी घर का नाश होता है। आंटी, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा अन्याय करे तो क्या आप चुप रहेंगी? सच ये है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग ही घर को बर्बाद करते हैं। दूसरी औरत भी चुप हो जाती है और अब कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। अंदर हल्की फुल्की आग लगी होती है। तीनों मिलकर बाल्टी से पानी डालकर उसे बुझा देती हैं। शिल्पा सोफे पर बैठी रो रही होती है। दीदी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। हम हमेशा आपकी बहन बनकर आपके साथ खड़ी रहेंगी। तुम दोनों सिर्फ मेरी बहन नहीं, तुम दोनों मेरी ढाल हो जो हर बार मेरे सामने खड़ी हो जाती हो। मेरी वजह से तुम दोनों ने अपने पतियों को भी जेल भिजवा दिया। दीदी, हमें पता है कि उनकी गलती पूरी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दोषी थे क्योंकि वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए। मैं बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन अब समझ आ गया, जितना अन्याय सहोगे वो उतना बढ़ता जाएगा। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब ये सिर्फ रिश्ते नहीं, एक ताकत बन जाता है। अगर आपके सामने भी किसी के साथ ऐसा अन्याय हो तो आप क्या चुप रहेंगे या नेहा और दिव्या की तरह उसकी ढाल बनकर खड़े होंगे? अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। शुक्रिया।